हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, सितंबर में आप सभी का सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है और उसी को ही ध्यान में रखते हुए अपने नियमित रूप से सेकंड ग्रेड भर्ती को टारगेट करते हुए कुछ स्पेशल जो क्लासें हैं वो चल रही है। और इसमें अपन सबसे पहले जो सूचकांक है उनके ऊपर चर्चा करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट जो भी नीति वगैरह सरकार के द्वारा शुरू की गई है वो बात करेंगे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो या फिर राष्ट्रीय, दोनों की अपन बात करेंगे। जिस प्रकार के प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उसी प्रकार से जो भी आपके इंपॉर्टेंट है वो कवर करेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ हो या फिर वो जुड़ा हुआ हो अन्य किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ से। तो पहले अपन सारे के सारे सूचकांक लेंगे और उन्हीं सूचकांक में इससे पहले अपन ने जलवायु परिवर्तन की बात करी थी और आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशली, वो अपन बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्धिक संपदा सूचकांक है, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है उसके ऊपर अपन स्पेशली चर्चा करेंगे। ये पेपर 1 का जो है वो आपके पोर्शन इसमें कवर होने वाला है। आप सभी को पता है कि 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो होता है वो 200 नंबर का होता है और इसमें लगभग आपके 10 से 15 नंबर का मैटर ऐसा आता है जो कि स्टूडेंट को आसानी से मिलता नहीं है, जिसमें सूचकांक पूछे जाते हैं, जिसमें जैसे पिछली बार राष्ट्रीय रसद नीति जो है वो पूछी गई थी आपको, उसके अलावा 2 जो है वो आपको सूचकांक पूछे गए थे। तो कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं सेकंड ग्रेड में जो आसानी से कवर नहीं होते हैं, जो करंट बेस आपके प्रश्न देते हैं। तो इसी वजह से पेपर 1 के अंदर मैक्सिमम नंबर का अपना टारगेट है और 7 से लेकर 12 सितंबर तक आपका एग्जाम चलने वाला है, जिसमें जीके वाला संभावित है कि 7 सितंबर को आपका एग्जाम हो जाएगा। उस समय ये सारी की सारी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा जो हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है उन दोनों के आपको पीवाईक्यू और साथ में एमसीक्यू भी जो है वो क्लास डाल दी गई है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर स्पेशली सेकंड ग्रेड की क्लासें देख सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारा जो पेपर 1 है, जो पेपर फर्स्ट है, उसमें 200 नंबर के अंदर एक पोर्शन आता है आपका जो कि इंडिया इकोनॉमी के नाम से आता है। और ये इंडिया इको वाला जो पोर्शन है, ये सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि ये बिल्कुल अपडेट पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 फरवरी 2025 के दिन नवीनतम आर्थिक समीक्षा और बजट आया है और उसी से ही आपके प्रश्न बनने की सबसे ज्यादा संभावना इस बार है। और 2025 अपडेट मटेरियल अपन पढ़ रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए। इंडिया इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है पेपर 1 का, वो अपन पूरा का पूरा सिलेबस कर रहे हैं। इसमें अपन भारत के अंदर कृषि, उद्योग और सेवा, बेसिकली इसमें कृषि और उद्योग वाला कंप्लीट हो गया है। सेवा वाली क्लास आपको कल मिल ही जाएगी। उसके बाद में एक टॉपिक और बचेगा विदेशी व्यापार का। तो ये बिल्कुल अपडेट आपको पढ़ना होता है। यहाँ पर प्रश्न जो है वो बिल्कुल अपडेट पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी योजनाएं हैं वो सारी की सारी इसमें अपन ने कवर करी है। अगर आपने कोर्स लिया है और आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भाई किस प्रकार के इसमें मटेरियल दिया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास रहेगी। 199 प्राइस है, लेकिन अगर VSR 01 लगाएंगे तो वैसे आपको छूट मिल जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा जो आपका ये पूरा का पूरा मटेरियल है, इसके अंदर आपको प्रिंटेबल नोट्स मिलने वाले हैं, यानी कि ऐसे नोट्स मिलेंगे जिनको आप प्रिंट निकाल कर और आराम से पढ़ सकते हैं, यानी कि आपको अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं रहने वाली है। तो ये तो अपना वो कोर्स है जो आप लेकर और अतिरिक्त रूप से जो इंडिया इकोनॉमी का पोर्शन है वो पूरा का पूरा अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसी कोर्स के अंदर ये सारे के सारे सूचकांक वगैरह सब की एक साथ क्लास और पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो उसमें भी आपकी चिंता नहीं रहेगी कि इनकी पीडीएफ कहाँ ढूंढोगे आप टेलीग्राम पर, आपको सारा का सारा वहीं पर ही दे दिया जाएगा। देखिए अपन शुरुआत करते हैं। आज अपना जो सूचकांक है वो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसमें एक शब्द लिखा हुआ है बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा, संपदा का तो मतलब हो गया आपकी प्रॉपर्टी, यानी कि आपके पास में अगर कोई धन है वो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन बौद्धिक शब्द का मतलब क्या है? बौद्धिक का मतलब है कि इसमें मूर्त रूप से आपके पास में कोई संपदा नहीं होगी, अमूर्त रूप से संपदा होगी, जो कि आपकी बुद्धि यानी कि आपकी जो बुद्धि है उसके बारे में इसमें कहा गया है। यानी कि किसी भी देश के पास में या फिर किसी भी व्यक्ति के पास में कितनी बुद्धि है कि वो उस बुद्धि का उपयोग करके कुछ इनोवेशन कर सके, कुछ नई चीज बना सके, वो उस व्यक्ति का क्या कहलाती है? बौद्धिक संपदा कहलाती है। जैसे कि अमेरिका के अंदर कई सारे साइंटिस्ट हैं, उसका कारण यही होता है कि भाई अमेरिका जैसे जो देश है, या फिर जापान के अंदर कई सारी बौद्धिक संपदा है, लोगों के पास में बहुत सारी बुद्धि है, इस वजह से वहां के लोग इनोवेशन बहुत ज्यादा करते हैं। चाइना भी उसी रेस के अंदर आगे बढ़ रहा है। तो अपन बात करेंगे कि भाई भारत की क्या स्थिति है, इसमें भारत की क्या रैंक है, कौन सी संस्था इसको जारी करती है, क्या इसके उद्देश्य होते हैं, क्या इसके लक्ष्य रहने वाले होते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर आने वाली चीजें हैं। तो बौद्धिक संपदा का मतलब सीधा सा है कि आपकी जो संपदा है या फिर आपका जो धन दौलत है
वो किसको यहाँ पर काउंट करेगा? बुद्धि को, यानी कि आपका जो दिमाग है, जो आपकी इंटेलिजेंसी है, उसकी यहाँ पर बात होने वाली है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं इसको, और इस जो अपन इसमें सूचकांक पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो 2024 का ही पूछा जाने वाला है, क्योंकि लेटेस्ट यही आ रखा है। अभी अगला वाला आएगा तो वो नवंबर 2025 में आएगा, जब तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें आता है कि इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है, यानी कि किस संस्था के द्वारा इस सूचकांक को जो है वो जारी किया जाता है बेसिकली। तो सबसे पहले आता है इसमें वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, उसी को ही नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसको जारी करने वाला जो आपके संस्था है, उस संस्था का नाम है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और उसी का ही ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी है, उसके द्वारा ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो उसको यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वाला नाम है कि किस संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। तो वो संस्था का नाम क्या आता है आपका? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है यहाँ पर, अमेरिका वाला यूएसए है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि स्पेशली कॉमर्स की बात यहाँ पर करता है। इसी के अधीन, यानी कि इसी संस्था के अधीन जो है वो क्या आता है? एक विभाग आता है, इसी का एक डिपार्टमेंट आता है, और उस डिपार्टमेंट को कहा जाता है जीआईपीसी। जीआईपीसी से आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखनी है। जीआईपीसी वो जो ऊपर लिखा हुआ वही है। जी का मतलब है ग्लोबल, पी का मतलब आता है आपका ग्लोबल, आई का मतलब हो जाएगा इनोवेशन, पी का मतलब है पॉलिसी, सी का मतलब है सेंटर। कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है और आराम से पूछा भी जाता है। ऐसे प्रश्न आते हैं कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किस विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है? तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जीआईपीसी के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष, यानी कि इस सेंटर की स्थापना कब होती है? 2012 के अंदर इसकी स्थापना होती है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है। अगला आता है कि उद्देश्य क्या है इसके, यानी कि इस सूचकांक के क्या क्या उद्देश्य है। सूचकांक का उद्देश्य जैसे मैंने अभी कहा था कि विभिन्न जो देश हैं उन देशों के अंदर जो बौद्धिक संपदा है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उस बौद्धिक संपदा प्रणाली की प्रभावशीलता के मूल्यांकन करना, यानी कि किस देश के अंदर कितने अच्छे बौद्धिक जो है वो लोग रह रहे हैं, उनका मूल्यांकन करना और उसमें देशों की रैंकिंग जारी करने का इसमें मेन जो है वो लक्ष्य आता है। ये जो आपके सूचकांक है ये प्रति वर्ष जारी होता है। कुछ सूचकांक ऐसे होते हैं जो 2 साल में जारी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 5 साल में जारी होते हैं, लेकिन ये वाला कैसे होता है? तो हर साल जो है वो नवंबर दिसंबर के आसपास ये जारी होता है। वेबसाइट का आपके कोई काम नहीं है। तो ये तो सामान्य आ गया कि प्रकाशन वाली संस्था कौन सी है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसका विभाग है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। 2012 में इसकी स्थापना होती है, हर साल ये रिपोर्ट जारी होती है, और वही पूरे के पूरे जो देश है विश्व के, उनको इसमें सम्मिलित करके और रैंक जो है वो जारी की जाती है। भारत की रैंकिंग और प्रदर्शन जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही आता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको भारत की रैंक पूछी जाती है। तो भारत की जो रैंक है वो 55 देशों के अंदर है, ये भी ध्यान रखना है। कई बार जो है वो आपके एग्जाम के अंदर देशों की संख्या भी पूछी हुई है। तो 55 देश के अंदर भारत का स्थान कौन सा है? तो 42वां स्थान है, यानी कि 42 नंबर पर भारत आता है। टोटल 55 देशों को इस बार इसमें जो है वो सम्मिलित किया गया था। 2024 के जो इंडेक्स था उसके अंदर कुल देश कितने थे? 55, उसमें 42 नंबर पर भारत आता है। भारत का स्कोर कितना था? तो भारत का ऑल ओवर स्कोर था 38.64%। ये भारत का इसके अंतर्गत स्कोर रहने वाला है। शीर्ष देश कौन कौन से थे, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार होता है कि आपको ऐसे लिख दे कि इसमें भारत की रैंक 42वीं है, जबकि इसमें पहले नंबर पर अमेरिका रहा है, या फिर यूके रहा है, या फिर फ्रांस रहा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रथम स्थान पर तो कौन रहा है? यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर रहा है। दूसरे नंबर पर कौन रहा है? यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके इसमें दूसरे नंबर पर रहा है। और तीसरे नंबर पर कौन है? तो फ्रांस इसमें तीसरे नंबर पर है। तो फर्स्ट पर आ जाता है आपका यूएसए आता है, ठीक है ना, फर्स्ट पर यूएसए है। सेकंड पर कौन आता है? आपका यूके आता है। और थर्ड पर कौन आता है? आपका फ्रांस आता है। लेकिन भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की है 42nd, या फिर आप 42वीं रैंक कह सकते हैं। यहां पर आपके भारत है। और ऑल ओवर कितने देश शामिल किए गए हैं? तो 55 देश इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये तो वो डेटा है जो आपको स्पेशली याद रखना है, जो हर बार चेंज होता रहता है। ये भारत की रैंक चेंज होगी, भारत का स्कोर चेंज होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड चेंज होंगे, तो ये चेंज होते रहते हैं, इसलिए इनको हर बार अपडेट करना होता है। बाकी ये वाला जो है ये एकदम फिक्स रहेगा, हर बार यही काम आएगा, ये चीज चेंज होने वाली है। भारत की रैंकिंग जो है वो क्या इंगित करती है, यानी कि भारत की जो रैंक है वो 42वीं आई है। और ये 42वीं रैंक क्या बताती है हमें? तो ये बता रही है कि भारत जो है ये पेटेंट और जो ट्रेडमार्क है, पेटेंट और जो ट्रेडमार्क फाइलिंग है उसमें तेजी से आगे बढ़ रहा है। बेसिकली इसको जब अभी अपन आगे देखेंगे कि इसको टोटल 9 ऐसे संकेतक है जो कि इस सूचकांक को निकालने के अंदर सहायता करते हैं। और बौद्धिक संपदा के अंदर इन सारे के सारे सूचकांक को माना गया है। जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। जैसे पेटेंट का मतलब हो गया कि किसी देश
देश ने कोई नई दवा बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल कि पहली पहली बार जब अपन सुन रहे थे तब आपके रूस के द्वारा जो है वो दवाई बनाई गई थी आपके कोरोना की, भारत के द्वारा जो है वो कोरोना के लिए दवाई बनाई गई थी, अमेरिका के द्वारा बनाई गई थी, ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई, चाइना के द्वारा बनाई गई। तो सब देशों ने अपनी अपनी जब जो आपके कोरोना की दवाई बनाई थी, जो आपके वैक्सीन बनाई थी, तो सब लोग किसकी चीज के पीछे भाग रहे थे, वो पेटेंट के पीछे भाग रहे थे कि हमें उसका पेटेंट मिलना जरूरी है ताकि वो सूत्र हमारे ही देश के नाम से जो है वो जाना जाए। इस वजह से उस समय सबसे ज्यादा लड़ाई किसकी हुआ करती थी, पेटेंट की हुआ करती। तो पेटेंट अपने आप में क्या है, उस देश का एक आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार से कॉपीराइट जो है, कॉपीराइट का मतलब हो गया कि किसी ने अगर आपके मान लीजिए कोई ऐसा साहित्य लिखा है या फिर कोई ऐसा जो है वो नॉवेल लिखी है जिसके ऊपर उसको पेटेंट कॉपीराइट चाहिए कि भाई मुझे जो है वो इसके ऊपर कॉपीराइट चाहिए, कोई इसकी कॉपी ना कर पाए, और अगर कोई कॉपी भी करे तो वो मेरे को श्रेय देवे और मुझे मतलब दुनिया वालों को ये पता चलना चाहिए कि भाई ये चीज जो है वो हमने लिखी है। इसी प्रकार से ट्रेडमार्क वगैरह होते हैं। तो इसमें यही पता चल रहा है कि 42वीं रैंक 55 देशों में भारत की आने का मतलब है कि भारत जो है वो पेटेंट और ट्रेडमार्क की जो फाइलिंग है, यानी कि जो यहां पर भेज रहा है वो इस यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स में, वो सबसे ज्यादा पेटेंट और ट्रेडमार्क भेजा जा रहा है। दूसरा पॉइंट आ रहा है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए भी कई सरकारी नीतियां जो है वो भारत ने लागू करी है। और तीसरा पॉइंट आता है कि लेकिन आईपीआर परिवर्तन और विवाद समाधान में सुधार की आवश्यकता बनी हुई है, यानी कि इनमें अगर कोई विवाद है तो उस विवाद के ऊपर और इसको एनफोर्समेंट करने के लिए, यानी कि इसको लागू करने के लिए कई सारी हमारे जो है वो समस्याएं हैं जिनका समाधान जो है वो हमारे लिए आवश्यक है। तो ये भारत की रैंक इसमें से साबित करती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका जो इसमें से प्रश्न आ सकता है वो कैसा आएगा वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा। तो सूचकांक के मूल्यांकन के प्रमुख मानक, और ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि मूल्यांकन के लिए जो है वो कितने संकेतक तय किए गए हैं। हम हर जो है वो रिपोर्ट के अंदर इन चीजों के ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं कि ऐसा प्रश्न आपका गलत नहीं हो इन चीजों से। यानी कि कुल 9 ऐसे संकेतक हैं जिनके आधार पर किसी भी देश को रैंक दी जाती है, किसके अंदर, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के अंदर। भाई जिस देश में जितने ज्यादा पेटेंट आएंगे, जिस देश से जितने ज्यादा कॉपीराइट आएंगे, उन देशों के अंदर जो है वो उतने ही ज्यादा हम क्या रखेंगे, उसको अंक देंगे और उसकी रैंक उतनी ही अच्छी आने वाली है बौद्धिक संपदा सूचकांक के अंदर। तो टोटल 9 है। संभवतः आपको 9 के नाम नहीं पूछे जाएंगे, मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में ये संकेतक पूछा जा सकता है। और इसमें कथन वाले प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे पहला प्रश्न आ जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, और उसमें पहला पॉइंट लिखा आ सकता है कि इसे जारी करने वाली संस्था जो है वो यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स है। दूसरा आ सकता है कि 2024 के सूचकांक में भारत की रैंक जो है वो 42वीं है, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका रहा है। तीसरा आ सकता है कि इस सूचकांक को बनाने में कुल 9 मानकों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसमें प्रश्न आ सकता है। तो 9 मानक या फिर 9 संकेतक है जिनके आधार पर इसको तैयार करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है आपका पेटेंट। पेटेंट जो है वो किसी भी वस्तु पर लिया जाता है। दूसरा आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट जो है वो किसी कंटेंट के ऊपर लिया जाता है, चाहे वो आपके लिखित में हो चाहे वो आपके डिजिटल में हो, वो कॉपीराइट होता है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क भी जो है वो किसी ना किसी वस्तु के ऊपर लिया जाता है। आपने देखा होगा कि कॉपीराइट के लिए इस प्रकार से सी लिखा हुआ आता है, ठीक है ना। ट्रेडमार्क के लिए जो है वो इस प्रकार से जो है वो टीएम लिखा हुआ आता है, ट्रेडमार्क किसी भी वस्तु को अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे वो चीज बता रहे हैं कि भाई हम लोगों ने इसके लिए कॉपीराइट प्राप्त कर रखी है। जैसे कि आप अगर कई सारी किताबों के ऊपर देखोगे तो उसमें लेखक का नाम रहेगा प्रॉपर और उस पर कॉपीराइट लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब कि ये जो इसके अंदर लिखा गया मटेरियल है, जो इसके अंदर कंटेंट है, वो उस व्यक्ति ने खुद की मेहनत से इकट्ठा कर रखा है, इस वजह से वो कॉपीराइट है। उसको कोई कॉपी करेगा तो वो उसको चैलेंज कर सकता है कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपके ट्रेडमार्क होता है। 4 नंबर पर इसमें रखा गया है 9 संकेतक में औद्योगिक डिजाइन अधिकार, जिसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स के नाम से। अगर कोई औद्योगिक जो चीज है वो अगर किसी ने प्राप्त कर रखी है, जिसको आईडीआरबी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 5वां आता है आपके व्यापार रहस्य संरक्षण या फिर ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन, जिसके अंदर किसी भी व्यापार के अंदर कोई रहस्य का मतलब हो गया कि कोई ऐसी विशेष चीज जो है वो उसके अंदर हो। जैसे अपन खाते हैं कि भाई डेयरी मिल्क अपन खाते हैं, अपन जो है वो मंच भी खाते हैं, अपन नॉर्मल चॉकलेट भी खाते हैं, लेकिन उन चॉकलेट में कुछ स्पेशल टेस्ट होता है, वही उसका रहस्य है, वही उसका क्या है, सीक्रेट है, वो नहीं पता चलना चाहिए। तो वो भी जो है वो इनके लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, एक प्रकार से राइट को जो है वो लिया जाता है। इसके अलावा आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी परिसंपत्तियों का व्यवसायीकरण के नाम से या फिर कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ आईपी एसेट्स, यानी कि जो आईपी के नाम पर जो भी लोगों के पास में क्या है, असेट है, जो भी आपके उनके पास में परिसंपत्तियां हैं, उनके ऊपर भी ये चीज जो है वो लागू करते हैं। अगला आता है बौद्धिक संपदा, जो है वो आपके प्रवर्तन के नाम से आता है।
ये प्रवर्तन है, यानी कि आईपी एनफोर्समेंट के नाम से आता है। ये इसमें 7 नंबर का मानक आता है, आपको इनके डिटेल में नहीं जाना है ज़्यादा। व्यवस्थित दक्षता यानी कि सिस्टमेटिक एफिशिएंसी इसके अंदर रखा जाता है। और 9 नंबर पर आता है अंतर्राष्ट्रीय संधियों में भागीदारी, यानी कि पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ट्रीटीज, यानी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वो बौद्धिक संपदा को लेकर ट्रीटी होती है, उसमें उस देश के द्वारा कितनी भागीदारी निभाई जा रही है। तो इन 9 के अंदर किसी भी देश का क्या स्थिति है, क्या जो है वो लेवल है, उस आधार पर उस देश को रैंक दी जाती है बौद्धिक संपदा सूचकांक के अंदर। ये टोटल आपके 9 इसके अंतर्गत आते हैं। भारत की बौद्धिक संपदा प्रणाली की जो स्थिति है, उसमें मजबूत स्थिति भारत की किस किस चीजों में है, और भारत की कमजोर जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। तो पहले अपन भारत की उपलब्धियां देख लेते हैं या फिर मजबूत क्षेत्र देख लेते हैं। पहला आता है जो अपन अभी स्टार्टिंग में भी देखा कि भारत जो है वो पेटेंट और ट्रेडमार्क की फाइलिंग के अंदर काफी वृद्धि यहां पर देखने को मिली है। आईपीआर की जागरूकता जो है वो बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयास हुए हैं। स्टार्टअप और एमएसएमई क्षेत्र के अंदर हमारे यहाँ पर नवाचार आया है काफी स्थिति के ऊपर। हमने कल क्लास के अंदर भी देखा था कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए अनुकूलन जो क्रेडिट कार्ड योजना है वो भी सरकार ने शुरू करी है। और राष्ट्रीय आईपीआर नीति 2016 है, इसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन हमारे सुधार की आवश्यकता कहां पर है? हमारे आईपीआर प्रवर्तन प्रणाली जो है वो कमजोर है, यानी कि कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के उल्लंघन की घटनाएं हमारे बहुत ज्यादा होती है। लोग एज इट इज कॉपी को जो है वो जो भी साहित्य है या फिर कोई भी वस्तु है उसको एज इट इज कॉपी करके फर्स्ट कॉपी के रूप में बेचते हैं हमारे यहाँ पर। जैसे कि अपन देखते भी है एडिडास लिखा हुआ रहता है, उस एडिडास को डी को बी कर देंगे, एडिबास कर देंगे, और बिल्कुल एज इट इज वही पैटर्न, सब कुछ वही शूज का पैटर्न रहेगा। लोग पहचान नहीं पाएंगे कि भाई ये ओरिजिनल है कि नकली है। जो अनपढ़ है या फिर सामान्य जिसको पता नहीं है कि बी ऐसे लिखते हैं कैसे लिखते हैं छोटी एबीसीडी में, तो वो तो उसको एडिडास समझ के खरीद लेगा। जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो उसको फर्स्ट कॉपी समझ कर खरीद लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर कॉपी बहुत ज्यादा होता है, ये अपन आपने भी देखा होगा। बिस्लेरी की भी कॉपी जो है वो कई सारी अपन देखते हैं, वो जो पानी की बोतल आती है। ये एक तो ये हो गया, हमारे यहाँ पर जो है वो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जिसमें इनका उल्लंघन होता है। अगला आता है डिजिटल जो अधिकार और साइबर सुरक्षा है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। बौद्धिक संपदा जो विवाद है उनके समाधान के अंदर हमारे देरी है। बहुत विवाद भी होते हैं लेकिन उन विवादों को सॉल्ट आउट करने में भी भारत सरकार बहुत पीछे है। ये हमारे यहाँ पर कमजोर क्षेत्र है जिनमें सुधार की आवश्यकता है। ये हमारे मजबूत क्षेत्र निकल कर आते हैं। भारत सरकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए प्रमुख जो पहल है वो कौन कौन सी शुरू की गई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है आपके कथन में दे दिया जाए और कथन के अंदर पूछ लिया जाए अलग से, ठीक है ना, उसी कथन के अंदर, उसी प्रश्न के अंदर। जैसे कि पहला, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि भारत के द्वारा राष्ट्रीय आईपीआर नीति 2016 में लाई गई थी। बिल्कुल लाई गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो बौद्धिक संपदा के संरक्षण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो है वो आईपीआर नीति 2016 में लाई गई थी। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा और काम क्या किया गया था? तो निपाम के नाम से, निपाम का मतलब है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन, एक मिशन चलाया गया था जो बौद्धिक संपदा के बारे में जागरूक बनाएगा लोगों को, जिसमें छात्र है, स्टार्टअप है, एमएसएमई है, उन सब के बीच में आईपीआर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उनके बारे में जो है वो बताने का ये काम करेगा। उसके बाद में एक और आता है जिसको कहा जाता है आपके कपिला, कपिला के नाम से यह जाना जाता है। कलाम आईपीआर साक्षरता और जागरूकता अभियान, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर शुरू किया गया। तो कपिला का संबंध भी किससे है? आपके बौद्धिक संपदा से है। और निपाम का संबंध भी किससे है? बौद्धिक संपदा से ही है। तो जो आपके कपिला है ये क्या करता है? तो इसमें अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में पेटेंट फाइलिंग को प्रोत्साहित करना, यानी कि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर किसको? पेटेंट को बढ़ाना। जबकि इसका मतलब क्या है? छात्र, स्टार्टअप और एमएसएमई के अंदर आईपीआर की जागरूकता बढ़ाना। और आईपीआर नीति के अंदर क्या है? बौद्धिक संपदा संरक्षण, नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक है। और एक आता है आपके आईपीआर प्रवर्तन और न्यायिक सुधार, जिसके अंदर अगर कोई समस्या है तो उनके समाधान के लिए पेटेंट और ट्रेडमार्क के उल्लंघन से जुड़े हुए जो भी मामले हैं उनके समाधान में तेजी लाने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रवर्तन और न्यायिक सुधार के रूप में भी जो है वो आपके लागू किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा वाला आ जाता है? 1 नंबर का आ जाता है, जिसकी अपन ने बात करी है यहाँ पर। आपके अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कौन सी संस्था जारी करती है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसका ही एक सेंटर है जिसको ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ष ये रिपोर्ट जारी होती है। भारत की रैंक 2024 के अंदर 55 देशों में 42वीं है। स्कोर हमारा 38.64 है। पहले नंबर पर यूएस है, दूसरे पर यूके है, तीसरे पर फ्रांस है, 42 पर भारत है और 55 टोटल इसमें देश आ जाते हैं, ठीक है। टोटल 9 मूल्यांकन या फिर संकेतक जो है उनके आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें से आप 2-3 याद रख सकते हो, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह, ठीक है। इसके अलावा भारत के मजबूत क्षेत्र, भारत के कमजोर क्षेत्र, भारत ने कौन कौन सी पहले करी है? तो आईपीआर जो आपके पॉलिसी है 2016 की वो आती है, निपाम आता है, कपिला आता है और आईपीआर
इसके लिए आईपीआर के लिए प्रवर्तन और जो आपके न्यायिक सुधार है वो चीज इसमें निकल कर आती है। अगर कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है आपके किसकी, डिप्टी जेलर की तैयारी कर रहा है, तो उन सबके लिए डिप्टी जेलर का एक स्पेशल कोर्स जो है वो लाया गया है, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। और आपके जो सेकंड ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर में एक चीज लिखी हुई है राजस्थान करंट अफेयर्स, और राजस्थान करंट अफेयर्स जो है इसमें आप मानकर चलिए कि इस बार आपके लगभग 4 से 5 जो प्रश्न हैं वो कहां से पूछे जाएंगे, राजस्थान के बजट और आर्थिक समीक्षा से पूछे जाएंगे। और उसी को ही अपन इस कोर्स के अंदर बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं, जिसमें भारत का भी कवर है, आप राजस्थान का पढ़ सकते हैं कि भारत का छोड़ दीजिए भले ही, आर्थिक समीक्षा 2024-25 और बजट 2025-26 अपन इस ऑनलाइन वीडियो कोर्स के अंदर कवर कर रहे हैं, जो कि आपके 199 है, लेकिन इसमें आपको डिस्काउंट मिल ही जाएगा VSR 01 पर। और टेस्ट सीरीज इसमें फ्री मिल रही है, अगर आप इतने सारे टेस्ट के क्वेश्चन भी दे लोगे तो आपके डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है, ये आप कोर्स अच्छे से ले सकते हैं। बाकी जो हमारा इंडिया इकोनॉमी वाला जो आपके पेपर 1 के अंदर पोर्शन है उसके लिए अलग से कोर्स चल ही रहा है, 2025 अपडेट है बिल्कुल। और आने वाले समय के अंदर आपको ये चीजें भी मैं बताऊंगा कि भाई इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न कैसे बनते हैं और पिछली बार कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये अपनी जो है वो नेक्स्ट क्लास थी, जो कि सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए थी, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अगली क्लास के अंदर अपन और किसी नए सूचकांक के ऊपर चर्चा करेंगे। आप कमेंट में जरूर लिखते रहिए कि सर इसके बारे में हमें बताइए, ऐसे प्रश्न जो सामान्यतः आपको मिलते नहीं हैं उनके बारे में अपन सेकंड ग्रेड को टारगेट करते हुए जो है वो क्लासें लेते रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस क्लास को इतना ही रखते हैं, अगली क्लास के अंदर फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।